आज नियम 301 के अंतर्गत 301 दीजिए। ठीक है। कुल 40 सूचनाएं प्राप्त हुई। शलाका के आधार के ऊपर जिन 20 सूचनाओं को चयनित किया गया उनमें स्वामी ओमवेश, श्री अशरफ अली खान, श्री चंदन चौहान नहीं है। कहाँ है? राजभर में समाहित हैं क्या? नो, ही इज नॉट देयर। श्री विकास गुप्ता, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्रीमती मीनाक्षी सिंह नहीं है। श्री विवेकानंद पांडे नहीं है। श्री ब्रजभूषण राजपूत नहीं है। श्री जगदीश नारायण राय उपस्थित। श्रीमती सईदा खातून, श्रीमती इंद्राणी देवी नहीं है। श्री रविदास मेहरोत्रा नहीं है। मोहम्मद फहीम इरफान नहीं है। श्री बंबालाल दिवाकर, श्री रमेश चंद्र मिश्र, श्री रमेश जायसवाल नहीं है। श्री अभय सिंह थे तो सब यही। श्री मनोज कुमार पारस नहीं है। डॉक्टर राजेश्वर नहीं। श्री बेदी उपस्थित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 में से 11 उपस्थित नहीं है। यह आपको सुनना चाहिए था। उमर अली खान है? नहीं, अशरफ अली है। तो ये जो लोग 11 लोग नहीं हैं, इनको जरा फिर आगे से मुझे सुबह सूचना दीजिए करिए कि हैं के लिए। श्री प्रसन्न कुमार, यस। श्री श्याम बिहारी लाल नहीं है। श्री राजेंद्र सिंह पटेल, श्री अशोक कुमार कौरी, श्री सुरेंद्र मैथानी नहीं है। श्री अखिलेश यादव, श्री राजीव तरारा, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, श्री जयप्रकाश अंचल, कौन? इंद्राणी देवी। श्री जयप्रकाश अंचल, इंद्राणी देवी को टिक कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। श्री त्रिभुवन दत्त जी। मोहम्मद ताहिर खान 1 2 3 4 5 6 7 8 तो करिए 9 हो गए ना। श्री जवाहरलाल राजपूत नहीं है। श्री कहाँ गए थे? तो 2 बजे तक का टाइम था ना। इंद्राणी देवी टिक कर दें। इनका श्याम जी का था। श्याम बिहारी लाल जी, ठीक है। श्रीमती गीता शास्त्री, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री अनिल सिंह नहीं है। डॉक्टर वीर विक्रम सिंह प्रिंस, चलिए सॉरी। सुरेंद्र मैथानी टिक कर लीजिएगा आगे। आज नियम 300 के अंतर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई। 300
पहली सूचना ग्राह्यता के लिए सुनी जाएगी। श्री अभय सिंह हैं। कौन सी कमेटी? इस समय कोई कमेटी नहीं होती, कोई कमेटी नहीं होती। चलिए इनको कैंसिल कर देते हैं फिर। श्री मनोज कुमार पांडे। इस महत्वपूर्ण समस्या और सूचना को पढ़ने का अवसर आपने दिया। माननीय, हमारी सूचना उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों को और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों को उनको बोलो जो कूपन और डीजल के रूप में जो विधानसभा सचिवालय से दिया जाता है उसके संबंध में है। तभी आएगा ना। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016 में प्रदेश के विधायकों का, वर्तमान और पूर्व विधायकों का डीजल का और कूपन का पुनर्निरीक्षण हुआ था और महंगाई के सापेक्ष उस पर रेट निर्धारित किए गए थे, उसकी संख्या निर्धारित की गई थी। लेकिन 2016 से आज 8 वर्ष में अगर माननीय अध्यक्ष जी हम देखें, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हम माननीय विधायकों के लिए कोई अलग से कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं, इसके लिए नहीं खड़े हुए हैं। ये वास्तविक रूप से इस सदन में बैठे हुए सारे 403 विधायकों का सवाल है। 8 वर्ष बीत जाने के बाद अगर हम देखें तो डीजल में 46.6% की वृद्धि हुई है, डीजल और पेट्रोल में। और अगर हम देखें तो एयर के किराए में और रेलवे के किराए में लगभग 51% की वृद्धि हुई है। लेकिन ना हमारे कूपन की कोई संख्या बढ़ाई गई, ना हमारे डीजल की कोई संख्या बढ़ाई गई। और हालात ये कि माननीय अध्यक्ष जी कि अगर किसी माननीय सदस्य के परिवार में कोई गंभीर रोग से पीड़ित हो जाए जिसका इलाज मुंबई या बेंगलोर कराना हो, अगर वो अपने परिवारजन के साथ अगर 1 महीने में 3 यात्रा कर ले तो माननीय अध्यक्ष जी उसके पास 11 महीने के लिए कोई कूपन नहीं रह जाता। और सब जो माननीय हमारे यहाँ सदस्य बैठे हैं सब इससे सहमत हैं कि अगर परिवार में कोई बीमार हो गया, हम बेंगलोर चले गए या मुंबई टाटा हॉस्पिटल में चले गए और 3 बार गए और आए उसको देखने के लिए, तो हमारे पास कूपन 0 हो जाता है। भारत की लोकसभा में भी इसकी व्यवस्था की गई है कि महंगाई के साथ सेंसर लगाया गया है, अपने आप वो महंगाई के साथ बढ़ता चला जाता है। माननीय, हम ये नहीं कह रहे कोई अलग से माननीय विधायकों को सुविधा दे दी जाए, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति बीमार होगा, हमारी जिम्मेदारी है नैतिक उसको हम ले जाएं मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक, जहां इलाज हो हमें जाना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो है। हम उसके साथ जाएंगे, अपना किराया लगाएंगे, उसको भी साथ लेकर के जाएंगे। रेलवे में भी इसी तरीके से उपयोग करना पड़ता है। हम केवल इस निवेदन आपसे करना चाहते हैं, आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 100% सहमत हैं। अगर 1 सेकंड के लिए केवल ये सोच लेंगे कि हम केवल संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं, हम विधायक भी हैं, तो 100% हमारी बात से सहमत होंगे। तो ये बात हमने अन्य जगह पे भी निवेदन किया था। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कुछ अलग से न बढ़ाया जाए। 2016 से लेके आज तक जो महंगाई बढ़ी है 2024 तक, उस महंगाई को हमारे डीजल पर भी और हमारे कूपन पर भी और हमारे अन्य भत्तों पर जोड़ दिया जाए, यही मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप उदार हैं, केवल जवाब मत दीजिए, इसकी वास्तविकता को जान लीजिए। पीछे भी सब लोग सहमत हैं, जितने साथी बैठे हैं सब सहमत हैं इसमें। अगर कोई असहमत हो तो हाथ उठा दे, कोई असहमत हो तो हाथ उठा दे, सब सहमत हैं। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि आप उदारता से केवल महंगाई का जो प्रतिशत बढ़ा है 2016 से लेके आज तक का, उसको केवल जोड़ते हुए, उसको केवल महंगाई को जोड़ते हुए उसकी देने की घोषणा करें, यही मैं चाहता हूं। और उत्तर नहीं बल्कि घोषणा करें, हम सब लोग सुनना चाहते हैं, निवेदन भी करना चाहते हैं आपसे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी,
उन्होंने कहा आप कोई जवाब नहीं दीजिए, तो आपको जवाब मांगा ही नहीं, तो बैठिए आगे चलो। अरे आपने कहा उत्तर ना दें, तो उत्तर देने के लिए उत्तर नहीं, मैंने जवाब के लिए आपने कहा आप उत्तर मत दें। आप भी माननीय ये कार्रवाई में अध्यक्ष बाद में है, आप ही अगर हमारे अधिकारों को कुठाराघात करेंगे। आपका ये 2 बार आपने कहा आप उत्तर मत दें। मानवर मैंने 3 बार कहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय श्री मनोज पांडे जी ने जो विषय उठाया है माननीय, ठीक है माननीय, आप भी बहुत दिनों से अभी नियमावली आपने पुनरीक्षित की है, और जो पुनरीक्षित नियमावली है उसमें भी मान्यवर देख लें कि 300 का कब उठ सकता है मान्यवर। औचित्य प्रश्न इस नियमावली या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हो, तो इससे मान्यवर सदन का कौन सा कार्य विनियमित होता है मान्यवर। ये अब पूरी बात हमने बीच में नहीं बोले, हमें इनके साथ पूरी सहानुभूति है मान्यवर कि इनके साथ जो ठगी हो गई। कल हम फोन करते आपको, फोन हम आपको करते, लेकिन बजट में व्यस्त अगर न होते, हमने सोचा था कि रात में बात करेंगे, और उससे हम पूरी सहानुभूति हमें आपके प्रति है, और हम कोशिश भी करेंगे कि हम आपका हाउस में कह रहे हैं सीरियसली कि आपकी उसमें जो भी न्याय संगत मदद हो वो हो, जरूर ये मैं करूँगा। लेकिन मान्यवर ये विषय आपने वहाँ जहाँ उठाना चाहिए था वहाँ आपने उठाया, वो फोरम सही था जहाँ उठाया, लेकिन मान्यवर ये किसी भी तरीके से नियम 300 के अंतर्गत आता नहीं है मान्यवर, और नियम 300 के अंतर्गत आता तो हम इस पर जरूर जवाब दे देते। दूसरी बात मान्यवर, अभी आपने कहा, अब कंट्राडिक्शन देखिए, कहते थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे आप संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, और संसदीय कार्य मंत्री नहीं तो जवाब देगा कौन सा? और दर्द समझने के लिए सामान्य विधायक हैं। हमने कहा 2 रूप में आ जाइए, सामान्य विधायक रूप में हमारी पीड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर जवाब तो वही कार्य मंत्री के रूप में सहानुभूति अध्यक्ष जी ने जवाब देने के लिए विधायक को नहीं बुलाया इस समय बुलाया जो हमारे साथ मेरे पास जो जिम्मेदारी है उसके आधार पर मुझे बुलाया गया जवाब देने के। अगर खाली विधायक होते तो शायद अध्यक्ष जी नहीं बुलाते। इसलिए मान्यवर इनकी मजबूरी भी समझते हैं, और जहां पर इन्होंने उठाया था वही फोरम सही है मान्यवर, इसको कार्रवाई में न लाएं, ये नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता, और इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसको अग्राह्य किया जाए। और इसलिए और संसदीय कार्य मंत्री वाली बात थोड़ी देर के अगर मान भी लेंगे तो यहाँ पर बैठ के जवाब कौन देगा ये बताइए पहले। माननीय अध्यक्ष जी, विनम्रता पूर्वक मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का तो जो शब्दों का खेल है उसको हम सब लोगों ने देख लिया आज बजट में भी, और क्या शायरी और क्या तो वो हमेशा रहती है, आज नहीं। कमाल थे उस दिन। अब जब इन्होंने उसका संदर्भ छेड़ ही दिया है, वैसे तो जो बैठक में बात होती है उसका संदर्भ नहीं लिया जाता, पर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जहां उठाना चाहिए था वहां उठाया, उन्होंने कुछ नहीं बताया इसके ऊपर। मैंने इसको उठाया था, आपके सामने उठाया, उन्होंने कहाँ उठाया था कहाँ नहीं उठाया ये नहीं बताया। तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं को कहा था, तब इन्होंने फिर वो कहानी हम लोग को सुनाई थी कि पैर के हड्डी के दर्द के डॉक्टर को दांत का दर्द बताने से क्या फायदा। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और वहां पे आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने इनसे कहा था कि ये जो कमेटी थी एक मिनट उनकी पूरी बात मनोज जी, बात कमेटी थी जो ये बनी थी, कमेटी आप ही की अध्यक्षता में बनी थी पहले। मैंने माननीय मनोज पांडे जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, ये 300 के अंतर्गत नहीं था, इसलिए उसको अग्राह्य करता हूँ। पुनः विचार कर लें, पुनः विचार कर। तो मत करो ना। अरे तो जब इन्होंने कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने कहा कि जहाँ उठाना वो कुछ करते ही नहीं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था। और माननीय मुख्य दिनांक 3 तारीख को कुछ माननीय सदस्यों के हमारे जन्मदिन थे, लेकिन 3 तारीख को हम लोगों ने हमारे विधानसभा के वर्तमान सदस्यों के निधन के निर्देश लिए थे
इसलिए उस दिन ऐसा अवसर नहीं था कि निधन के निर्देश के साथ उसको जोड़ा जा सके, इसलिए 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, आज क्योंकि 5 तारीख है तो 3 दिनों में जिन माननीय सदस्यों के बर्थडे हुए मैं उनको विश करता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री गुरु प्रसाद मौर्य, निर्वाचन क्षेत्र, गुरु प्रसाद जी वहाँ हैं, निर्वाचन क्षेत्र फाफामऊ, जिला प्रयागराज, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्वर्गीय बुधई राम है। आपका जन्म दिनांक 3 फरवरी 1968 को प्रयागराज में हुआ था। आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के माननीय सदस्य श्री जयमंगल कनौजिया, निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज सदर, जिला महाराजगंज, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्वर्गीय गब्बू प्रसाद है। आपका जन्म दिनांक 3 फरवरी 1976 को महाराजगंज में हुआ था। आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर असीम कुमार, निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज, जिला कुशीनगर, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम डॉक्टर कृति नारायण चौधरी है। आपका जन्म दिनांक 3 फरवरी 1962 को समस्तीपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर MBBS MS तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। श्रीमती अनुपमा जायसवाल, रोज होती हैं, आज ही नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमती अनुपमा जायसवाल, निर्वाचन क्षेत्र बहराइच, जिला बहराइच, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुई हैं। आपके पिता का नाम श्री रविंद्र कांत है। आपका जन्म दिनांक 3 फरवरी 1967 को बहराइच में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर B.Ed, BTC एवं LLB तक शिक्षा ग्रहण करी है। आप 17वीं विधानसभा में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेवारी निर्वहन की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री श्रीकांत कटियार, निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ, जिला उन्नाव, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए। आपके पिता का नाम स्वर्गीय सूबेदार कटियार है। आपका जन्म दिनांक 3 फरवरी 1974 को रघुरामपुर में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज दिनांक 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अनिल राजभर, निर्वाचन क्षेत्र शिवपुरा, जिला वाराणसी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्वर्गीय रामजीत राजभर है। आपका जन्म 3 फरवरी 1973 को नेवी नगर, मुंबई में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। आप 17वीं विधानसभा में राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग, अगस्त 2019 में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेवारी का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नियम 56 के अंतर्गत आज स्वीकार कर लीजिए। तो एक लिख के दे दिया है, लिख के दे दिया। 300 आपका ग्राह्य नहीं है। 301 स्वीकार कर लें, आप आगे। अगर जिन माननीय सदस्यों का बर्थडे होता है तो अगर समय से माननीय पूरन प्रकाश जी को बता देंगे तो ये मिठाई की व्यवस्था कर देंगे। मैं तो तैयार आज नियम 56, दुबे जी, मिस्टर दुबे, 56। आज नियम 56 के अंतर्गत कुछ 12 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार के ऊपर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। 2 सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुना जाएगा। शेष सूचनाएं अग्राह्य हैं। श्री इंद्रजीत सरोज,
माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवा जैसे गंभीर विषय पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ अध्यक्ष। पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो और चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उत्तर प्रदेश में आज स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। आए दिन लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहे। मैं आपसे एक निवेदन कर लूं इंद्रजीत जी, क्योंकि आपका उसमें शलाका में आया है और आप बहुत सीनियर मेंबर हैं। मैंने निवेदन के ऊपर, आपके पार्टी के निवेदन के ऊपर इसको स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन आपको मालूम है कि नियम 56 की जो सूचना दी जाती है तो वो किसी एक विषय के ऊपर तत्कालिक होती है। वो जो आपने मैं बोल रहा हूँ मान्यवर, उसके ऊपर बोलिए, उस पर बोल रहा हूँ प्लीज। मान्यवर, आज जो हमारी 56 की सूचना है उसमें हमने उल्लेख किया मान्यवर, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे स्ट्रेचर हो, चाहे बेड हो, चाहे डॉक्टरों की कमी हो, चाहे दवाओं की कमी हो या अन्य उपकरणों की कमी हो, उत्तर प्रदेश में काफ़ी गंभीर चल रही मान्यवर। हम लोग भी चुनकर आते हैं, लोग हमसे भी अपेक्षा करते हैं, गरीब लोग अपेक्षा करते हैं कि दवाएं उन्हें मिले, उन्हें बेड की सुविधा उपलब्ध हो, उन्हें समय से वेंटिलेटर मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए और समुचित दवाओं का प्रबंध हो जाए मानव। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने जो है कुछ घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया है। प्रदेश की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था संबंधित कुछ अविलंबनीय प्रकरण निम्नवत है मानव। दिनांक 18/1/24 को KGMU के ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर न मिलने से बलरामपुर निवासी बब्बू की मृत्यु हो गई। इसमें पारिवारिक जन वेंटिलेटर के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में भटकते रहे, लेकिन कहीं भी वेंटिलेटर उनको नहीं मिला। मान्यवर, इसी तरह दिनांक 28/1/24 को जनपद इटावा के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में एक वृद्ध की जान चली गई। दिनांक 29 दिसंबर 23, दिनांक 16 जून 23, दिनांक 23 अगस्त 23 तथा 15 अक्टूबर 23 को वेंटिलेटर की कमी होने के कारण मौतें ये हुई मान्यवर। इसी प्रकार 9 जनवरी 2024 को ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में हुसैनाबाद निवासी मुख्तार अली 57 वर्ष को ट्रामा सेंटर में भर्ती न करने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई मान्यवर। जो है 45 वर्षीय पप्पू निवासी एटा 3 बार फोन करने के बाद भी उनके पास एम्बुलेंस नहीं आई। मजबूरी में ठेले से परिजन उन्हें ले गए और अस्पताल पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार अतरौली निवासी रघुनंदन जो 35 साल के थे, सीने में दर्द की समस्या को लेकर परिजन लारी पहुंचे। इमरजेंसी में नियुक्त डॉक्टर ने कहा यह ट्रामा का केस है। जब वो पहुंचे तो ट्रामा ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि यह कार्डियोलॉजी का केस है और इधर उधर टहलाते रहे, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर आज स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है मान्यवर। यहां तक कि जिनको आयुष्मान कार्ड भी मिला है उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा मान्यवर। और जो अस्पताल चिन्हित किए गए हैं उसमें जब आयुष्मान कार्ड धारक या मरीज जाते हैं तो वहां पर भी उनसे जो है उनका समुचित इलाज नहीं होता, बल्कि जो अस्पताल चिन्हित हैं वो केवल जो है फर्जी मरीजों को लेटाकर वहां पर धन उगाही करने का काम करते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं मान्यवर। ये पूरे उत्तर प्रदेश में है मान्यवर। मान्यवर, मैं भी अभी कौशाम्बी में गया था, मैं सोचा अपने PSC में जो है कनैली PSC में दौड़ा कर लूं। मैं वहां पर गया तो मुझे एक भी आदमी वहां नहीं मिला, बल्कि कुत्ते टहलते हुए नजर आए और वह उस PSC की खिड़की दरवाजा भी लोग उखाड़ कर ले गए, जहां बड़े बड़े बबूल के पेड़ जो है केवल जमे दिखे मानो। ये हालात हो गई। जहां भी जिला अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, उनके इर्द गिर्द तमाम अस्पताल जिन्हें अनुभव ही नहीं है, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव ही नहीं है, वो लोग
सरकारी डॉक्टरों से मिले हुए हैं मान्यवर, और सरकारी डॉक्टर जो है उन्हें मना कर देते हैं या चिन्हित कर देते हैं कि फला जगह जाओ, अपना इलाज करो, और वहां पर उनका जो है बाकायदे जो है पैसा बंधा हुआ है मान्यवर, जो है कमीशन बंधा हुआ है बराबर जो है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहां लोग अपना दम तोड़ रहे हैं, जो है मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा मान्यवर, जो है सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट कराने का काम करें मान्यवर, जिससे सरकार इस गंभीर विषय पर चैतन्य हो जाए। वैसे माननीय डिप्टी सीएम साहब हमारे पुराने मित्र हैं, जो है जरा इस पर ध्यान करिए, जो है आप स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करिए मान्यवर। मैं ये नहीं कहता, केवल आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन सही रूप में जो है गरीब को इलाज कहीं नहीं मिल पा रहा मान्यवर। मेरे जनपद कौशाम्बी में ट्रामा सेंटर 7 साल से इंतजार कर रहा है। जीटी रोड पर रोड जो है वो एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आज 7 साल में जहां के दूसरे डिप्टी सीएम साहब अभी मैंने चर्चा स्वीकार नहीं करी है, आप अपने विषय मैं मानव स्वास्थ्य से संबंधित बोल रहा हूं, इसलिए मान्यवर आपने स्वास्थ्य संबंधी बदहाल जो सेवाएं हैं उस पर बोलने का मौका दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की समस्त कार्रवाई रोककर इस पर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री क्या नाम? हृदय नारायण सिंह पटेल, आप 2 मिनट आप बोलें। 1 मिनट मानिए, आपका भी नाम है 1 मिनट। माननीय इंद्रजीत सरोज से संबंध करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि आज के डेट में कैंसर जैसी बीमारी महामारी विषय पर बोलिए, जो टॉपिक है, जो आपने नोटिस दिया, आपने पढ़ी है? उसी पे आ रहा है। नोटिस है ना आपके पास? जी हाँ, जो आपने दी है, किस तरफ दस्तखत किए? है सर, है। पढ़िए, पूरा पढ़िए, उसी को पढ़ दीजिए। नहीं सर, ये तो सर पढ़ चुके हैं, हम सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा बस 2 लाइन कहूंगा। चलिए 2 लाइन बोलिए। कर दे तो काम। आज की डेट में हमारे लखनऊ स्थित जो कल्याण सिंह बाबू जी के नाम से सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है, एक दिन हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और उसकी बदहाल स्थिति देख करके रोना इस बात का आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना बढ़िया है, परंतु वहां पे न डॉक्टर है न स्टाफ है, गिने चुने डॉक्टर हैं। जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि 3 हफ्ते पहले ओटी में आग लग गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां मैं गया था एक मरीज को लेकर, सूर्यराज सिंह नाम का एक मरीज मऊ जनपद का रहने वाला, उसको लिप का एक छोटा सा कैंसर हुआ था। घर वालों ने उसे टाटा मेमोरियल बॉम्बे के लिए भेजा और 4 महीने के देख रेख के उपरांत टाटा मेमोरियल ने उसे फिर से टाटा मेमोरियल वाराणसी को रेफर कर दिया। वाराणसी में 2 महीने तक जांच होती रही। लास्ट में वाराणसी के डॉक्टरों ने ये कहा कि यहाँ पे ना ऑपरेशन करा के बगल के 2 नामी गिरामी हॉस्पिटल है उसमें इलाज कराओ। गरीब आदमी तो गया था अपना ऑपरेशन कराने की सुविधा के अनुसार ऑपरेशन हो जाएगा, पैसे के अभाव में वो सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन न करा करके अभी भी वो झेल रहा है। और उसका छोटा सा लेजन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहें, मेडिकल भाषा में इंड्यूरेटेड लिप एक नोड था, वो आजकल महामारी के रूप में पूरे जबड़े में फैल गया और अब उसका इलाज पीजीआई में चल रहा है, शायद कल उसकी कीमोथेरेपी हो। तो मैं इस तरह खास करके स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी चीज, आयुष्मान भारत जो नहीं, आयुष्मान भारत अलग विषय है, बहुत लंबा विषय है, इसके ऊपर बोलिए, इसीलिए मैंने कहा उसको पढ़िए। लेकिन फिर भी आप वो जो आपने नोटिस दिया उसमें कैंसर भी नहीं था, लेकिन आपने बोला है, माननीय मंत्री जी ने सुना, उसका जवाब 2 हमने कहा। आयुष्मान भारत एक अपने आप में अलग विषय, वृहद विषय है, वो आपकी नोटिस से चप्पल से नहीं आता। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सब्जेक्ट उठाया है, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर से बेहतर हो रही हैं।
2017 से पहले हालात ये थे कि चिकित्सक अस्पतालों में जाते नहीं थे, दवाइयों का अभाव था, मशीनें चल नहीं रही थीं। अब हम तेजी के साथ सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमने वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने का काम किया है। दरअसल दिक्कत सरोज जी को नहीं, माननीय सदस्य को नहीं, दिक्कत पूरी आपकी समाजवादी पार्टी की व्यवस्था को है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 2017 से पहले इसी स्टेट में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे। सुनिए बाबू, आज हम 65 मेडिकल कॉलेज हमारे पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 30 हमारे निजी क्षेत्र में, 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मात्र 16 जनपद बचे हैं जहां पर हम शीघ्र ही उनका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा अरे वर्मा जी, आप तो बड़े नर्सिंग कॉलेज सरकारी क्षेत्र में केवल न के बराबर थे, 3 थे। आज हमारे पास लगातार सरकारी क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज हम खोल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में 175 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया और हमारी सरकार ने तय किया है हम सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, पैरामेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से हमने समझौता किया है। सभी नर्सिंग कॉलेजों की हमने ग्रेडिंग कराई है, ABCD। विद्यार्थी को पता होना चाहिए किस स्तर के विद्यालय में वो पढ़ रहा है। यह तो बात हो गई चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की। इसके अलावा जो हेल्थ का मामला है, हमने 25,000 हमारे पास सब सेंटर है जो 5,000 की आबादी पर लोगों को निःशुल्क इलाज प्रदान कर रहे हैं। उसमें हमारे पास 21,000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर है। इसके अलावा हमारे जो प्राइमरी चिकित्सा केंद्र है उनको भी हमने बेहतर से बेहतर करने का काम किया है। टाइम जो तय है उसमें चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं, दवाइयां सबकी सब उपलब्ध है। आप जाकर के अभी यहां बैठ करके फोन करिए, किसी भी अस्पताल में अब चिकित्सक दवाइयां नहीं होगी, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। मैं आगे आता हूं। जो इससे पहले 2022 से पहले जब हमें काम करने का अवसर मिला, डायलिसिस के लिए लोग बड़े शहरों में जाते थे प्रधान जी, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, बंबई भागते थे। आज प्रदेश के 75 जिलों में डायलिसिस के 10 बेड उपलब्ध है। आप जाकर के देखिए। अध्यक्ष जी, मैं आपको एक सूचना दे दूं, सदन भी समझे इस बात को। प्रतिदिन हम तय करते हैं, पूछते हैं कि हमारे अस्पतालों में कितने मरीज आए। CSC से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक प्रतिदिन हमारे अस्पतालों में 1,75,000 मरीज हमारे पास आते हैं। अध्यक्ष जी, उन मरीजों में से 12,000 मरीज गंभीर दुर्घटना से ग्रसित मरीज हमारे पास आते हैं। 8,000 मरीज गंभीर रोगों से प्रभावित हमारे पास आते हैं, किडनी, लीवर, हार्ट अटैक, अन्य लोगों से। अध्यक्ष जी, 5,000 रोज निःशुल्क ऑपरेशन हमारी सरकार कर रही है। सभी दवाइयां हमारे पास उपलब्ध है। एंटी रेबीज इंजेक्शन कहीं भी पता कर लीजिए, हर CSC पर उपलब्ध है। और हमने तय किया है कि हम अपने लोगों को बेहतर से बेहतर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम करेंगे। गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना आयुष्मान भारत कार्ड, उत्तर प्रदेश राज्य धीरे धीरे नंबर 1 पर आने जा रहा। आज 4,86,00,000 से अधिक हमने आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया, जो कि रिकॉर्ड है। निःशुल्क 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने का काम कर रहे हैं। आज सुबह बजट भाषण पढ़ रहे थे माननीय वित्त मंत्री जी, आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री सहायता कोष से आप 2017 से पहले कितने पैसे दे रहे थे, आज मुख्यमंत्री सहायता कोष से निःशुल्क इलाज के लिए हमने कई गुना वृद्धि करके गरीबों को उच्च कोटि का इलाज देने का काम किया। जो सूचनाएं माननीय अध्यक्ष जी इस नोटिस में लिखी हैं, हमारे पास जो भी संज्ञान में आता है, यदि कहीं लापरवाही किसी भी स्तर पर हुई है, हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। हमने 774 ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित किया है जो नौकरी हमारे यहां कर रहे हैं लेकिन अस्पतालों में नहीं आते। हम धीरे धीरे उनको नोटिस देकर के बर्खास्त कर रहे हैं। प्रतिदिन 3-4 नए चिकित्सकों को हम ऐसे लोगों को नौकरी से निकालने का काम कर रहे हैं। और ये कोर्स देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, जब ये लोग आधा पैसा खाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम वर्ल्ड क्लास उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था अपने लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो ये 6 विशेष रूप से दिया है, यदि लापरवाही पाई गई, माननीय सदस्य आप सुन ले,
माननीय सरोज भाई साहब, अगर ये भी लापरवाही पाई गई, हम जांच कराएंगे, कुछ की जांच चल भी रही है और हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने दिया है, हम जांच अवश्य कराएंगे, कुछ की जांच चल रही होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के हर गरीब के साथ खड़ी है, हर बीमार मरीज के साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय इंद्र जी सरोज जी को सुना, श्री हृदय नारायण जी सिंह पटेल जी को सुना, माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 में नहीं आती, उसको अग्राह्य करता हूं। अगले सूचना माननीय श्री मनोज पांडे जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि नियम आज ये जो रायबरेली वाला है मान्यवर, ये हमारा रिक्वेस्ट थी मान्यवर, कल ले लें इसको जी, इसको कल ले लीजिए मान्यवर। नहीं, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं विभाग के, केवल हमारी तो ये सूचना है। ग्राह मंत्री माननीय परिवहन मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी क्या है संज्ञान में? हाँ है उनके पास। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उनके पास है, जवाब आप देंगे ना? अच्छा तो ठीक है। शायद बिजली मंत्री नहीं वो है, वो कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं है, आप बोलिए प्लीज, कुछ कंफ्यूजन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि नियम 56 के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण हमारे जनपद से जुड़ी इस महत्वपूर्ण समस्या, जिसमें अभी तक लगभग 448 लोगों की जान जा चुकी है, इस पर आपने बोलने का मौका हमें दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपोर्ट से 440 लोगों की जान से क्या जी, उससे ज्यादा सारे आंकड़े हैं सरकारी ट्रांसपोर्ट से। जी बताइए माननीय अध्यक्ष जी, सब क्रमवाइज आपको बताएंगे। नहीं, क्रमवाइज नहीं बताइए, सिर्फ ग्राह्यता पर बताइए। क्रमवाइज जनपद जी, चर्चा नहीं है, तो ग्राह्यता पे ही आ जाते हैं। ग्राह्यता पे आइए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनपद रायबरेली के ऊंचाहार के एनटीपीसी से निकलने वाली ऐश की गाड़ियों से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, वहां लगभग प्रतिदिन 600 से 700 के बीच में ट्रांसपोर्टर ऐश को लोड करते हैं और फिर इसे प्रदेश के विभिन्न सड़कों को बनाने में, गड्ढा को भरने में उपयोग में लाते हैं। एनटीपीसी ऐश को नीलाम कर देती है और ट्रांसपोर्टर उसको लोडिंग करके जगह जगह पर बेचने का काम करते हैं। माननीय स्थिति यह है कि 13 जनवरी 2022 को ऐश से लदा हुआ एक ट्रक निकला और एक घर में घुस गया, 9 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी 13 फरवरी को एक ऐश से लदा हुआ ट्रक, उसने एक कार चालक पर पूरी गाड़ी चढ़ा दिया। 2 परिवार थे, पत्नी और दोनों के एक बच्चे, दर्दनाक उनकी मौत हो गई। 16 जून को इसी ऐश के ट्रक ने जमुनापुर चौराहे पर बगल की दुकान पर चाय पीते हुए 8 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, 7 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। मैं डेट के हिसाब से बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज स्थिति यह है कि जो हमने संख्या बताई है वो संख्या है जो केवल 5 थाने में रिकॉर्डेड है, लेकिन जो वो ट्रक चला, लखनऊ आया, प्रयागराज आया, वो वहां से बहराइच गया, बस्ती गया, वहां जो उसने दुर्घटनाएं की वो मैंने नहीं बताई आपको। ये तो हमने केवल 2 जनपदों में जो घटनाएं थानों में दर्ज हैं, इतने लोगों की मृत्यु का वो हमने बताया। माननीय अध्यक्ष जी, वो ट्रक लगभग 2 टाइम ज्यादा और नहीं 1.5 गुना में कोई गुंजाइश नहीं है, वो ऐश को लाद करके चलते हैं। कोई उपाय नहीं करते, कोई तिरपाल नहीं बांधते, उस पर कोई नंबर नहीं होते, उन ट्रकों पर कोई नंबर नहीं होता। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से मिला था, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जब संज्ञान में लिया तो 2 दिन तक सारे ट्रक रुक गए, 2 दिन तक नहीं चले। वो 11 गाड़ियों का चालान भी हुआ, बंद भी हुए, लेकिन मानवर ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। रोज लोगों की मृत्यु हो रही है, एक एनटीपीसी की गाड़ियों से और दूसरा बाईपास में जो मिट्टी ढो रहे हैं वो भी एकदम ओवरलोडेड चल रहे हैं और शराब पी लेते हैं, एकदम बेपनाह चला रहे हैं, कभी किसी को कुचल दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं। कितने परिवार यतीम हो गए रायबरेली जनपद के, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने मां खो दिया, किसी ने बेटी खो दिया, और कहीं कहीं तो मैंने एक घटना बताई कि 2 पति 2 पत्नी, उनके दोनों के एक बच्चे, उनकी मौके पर ही रायबरेली शहर में मामा चौराहे पर मृत्यु हो गई। इस तरीके की लगभग 400 घटनाएं ये कर चुके हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण भी चाहते हैं और माननीय विभागीय मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहते हैं। ये मौत बांट रहे हैं ये ट्रक,
ये एनटीपीसी की गाड़ियां मौत बांट रही हैं। अगर 1.5 गुना लोडिंग ना हो, आप चेक करा लीजिएगा, आपने चेक भी कराया, बंद भी कराया, बिना नंबर प्लेट की चल रही हैं, तो इस पर प्रभावी कार्रवाई करा दीजिए, सचल दल लगा दीजिए और कड़ाई से आप निर्देश कर देंगे कि ओवर लोडेड गाड़ियां नहीं चलेंगी, नंबर लगा करके चलेंगी। और तो सिक्योरिटी नंबर के लिए आपने निर्देश दे दिया है, उनका पालन करेंगी तो लोगों की जान बच जाएगी। गाड़ियां चले, हमको कोई दिक्कत नहीं, वो लोड करे, जो लिमिट है उसमें लोड करे, वो परिवहन निगम के नियमों का पालन करे, नंबर प्लेट लगाएं, सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएं और अनट्रेन ड्राइवर न चलने पाए। ये मेरा आपसे निवेदन है, जनहित और लोगों के जीवन से जुड़ा है। मैं आपका भी संरक्षण चाहता हूं और माननीय मंत्री जी को मैंने धन्यवाद दिया कि आपने एक बार कार्रवाई किया, दो दिन तक बंद रही, इस पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दे दीजिए, यही चाहता हूं। माननीय परिवहन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया था और मैंने जिलाधिकारी के अंतर्गत एक कमेटी बना करके उसमें 2 एसडीएम को रख करके मैंने जांच कराई, उस पर प्रभावी कार्रवाई कराई। 18 गाड़ियों को मैंने बंद कराया, 18 लाख रुपया उस पर जुर्माना किया और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। जहां तक मृत्यु का वो ये बता रहे हैं, ये सभी उसके कारण नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर से कहा है, फिर से उस पर मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी गाड़ी ओवरलोडिंग चलाने की कोई इजाजत नहीं है, सरकार प्रदर्शी नीति से चल रही है और कोई भी बिना नंबर प्लेट की चलेगी वो गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती है, मैं इसका आश्वासन दे रहा हूं। इसको मैं पूरा इसमें कार्रवाई करूंगा। मैंने माननीय एक सचल दल बना करके दूसरे मंडल की टीम आप वहां क्या भेजेंगे, बस इतना मैं जानना चाहता हूं। बना दो, क्या बात है? सचल दल एक दिन जाकर के वहां पर क्या करेगा? मैं जिलाधिकारी के उस पर टीम 2 एसडीएम की टीम बना रखा हूं, वो जो रिपोर्ट देते हैं उस पर तुरंत मैं कार्रवाई करता हूं। और यदि आपने कहा फिर से देखेंगे कि कोई भी गाड़ी आरटीओ सीधे पैसा ले रहा, वो नहीं करेगा। जब तक बाहर की टीम आप नहीं लगाएंगे तब तक नहीं रुकेगा। एक आप बाहर की टीम भेज दीजिए, आप भेजते हैं, आप क्या व्यवस्था? इसीलिए आपके बात पर ही मैंने डीएम 2 एसडीएम जब आप मैंने अपने विभाग को न लगा करके मैं जिलाधिकारी को लगाया, 2 एसडीएम को लगाया कि वो जो रिपोर्ट देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे विभाग को तो हो सकता है एक दूसरे को बचा सकता है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय तो थोड़ी बचाएंगे किसी को, इसलिए उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए डीएम को रखा गया। तो सचल दल भेजेंगे ना? माननीय अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी और एसडीएम जो है वो सचल दल से ऊपर है। माननीय आगे उन्होंने माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि आगे कार्रवाई उस पर होगी जरूर। मैंने एक सेकंड इसको मैंने माननीय मनोज पांडे जी को सुना, माननीय परिवहन मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसको आगे दिखवा लेंगे। मैंने परिवहन मंत्री जी को सुना, ये नियम 56 में नहीं आती, इसको ग्रह करता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। धन्यवाद। आज जो भगवान श्री राम की अयोध्या में स्थापना हुई है उसके संबंध में एक बधाई प्रस्ताव है मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर लगभग 500 वर्षों के अंतराल के बाद भगवान श्री राम लला की श्री राम जी के बाल रूप प्रतिमा की स्थापना दिनांक 22/1/24 को करके नया इतिहास रचने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हम बधाई देते हैं। 161 वर्ष तक न्यायालय में मुकदमा चलने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में भव्य व दिव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। इस सदी की ये सबसे बड़ी घटना है जिसके कारण इतने वर्षों के बाद हमारा गौरव लौट आया है। ये मंदिर केवल सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ही मजबूत नहीं करेगा बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी इससे बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। आज ये मंदिर दुनिया का सबसे विशाल व खूबसूरत मंदिर है। करोड़ों लोग दर्शन करने को आतुर हैं तथा भारी संख्या में देशी व विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा मिलेगा। माननीय ये है कि माननीय जी दे दिया है तो उसमें कोड लिखा है
लिखा कोर्ट क्या बात किस बात? वो लिखा कोर्ट क्या, आपने सुना नहीं? धन्यवाद किस बात को माननीय? अरे धन्यवाद देंगे कोर्ट को भी, तो धन्यवाद देंगे। कौन सी बात की? अरे बधाई देने में आपको कोई आपत्ति है क्या? जबरदस्ती बधाई, किस बात की बधाई माननीय? ये जबरदस्ती की बधाई। एक मिनट प्लीज, बधाई मेरी बात नहीं प्लीज। अरे मेरे प्लीज, कोई भी नहीं बोलेगा इधर से, तो कम से कम नहीं बोलेंगे। जिन्होंने नहीं देनी वो नहीं देंगे, आज जिन्होंने देनी है देंगे। आप जबरदस्ती मत करिए किसी को बधाई देने के लिए। प्रश्न यह है कि जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बधाई प्रस्ताव रखा है, जिसमें अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर 500 वर्षों के अंतराल के बाद भगवान श्री रामलला, श्री राम जी के बाल स्वरूप प्रतिमा की स्थापना 22/1/2024 को करके नया इतिहास रचने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हम बधाई देते हैं। 161 वर्षों तक न्यायालय में मुकदमा चलने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में भव्य व दिव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। इस सदी की यह सबसे बड़ी घटना है, जिसके कारण इतने वर्षों के बाद हमारा गौरव लौट के आया है। यह मंदिर केवल सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी इससे बहुत बढ़त मिलेगी। आज ये मंदिर दुनिया का सबसे विशाल व खूबसूरत मंदिर है। करोड़ों लोगों दर्शन करने को आतुर हैं तथा भारी संख्या में देशी तथा विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना, इससे हमारी आर्थिक आर्थिक स्थिति मौजूद है। जो माननीय सदस्य इस बधाई प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध में होगा। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। एक हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के बदले में पूरा हाउस इससे सहमत है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। कोर्ट का है, उसने न्याय किया। माननीय राज्यपाल के भाषण पर चर्चा, डॉक्टर नीरज वोरा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के भाषण के ऊपर धन्यवाद देने के लिए मौका दिया। यह सदन श्री राज्यपाल के भाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधानमंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 2 फरवरी 2024 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के नवजागरण काल की जीवंत तस्वीर को सदन के समक्ष रखा है। वर्ष 2024 प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में गत 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के विराजमान होने को भारतीय संस्कृति गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा बताया। यह पुनर्प्रतिष्ठा देश दुनिया के करोड़ों करोड़ सनातनियों की आस्था का सम्मान है। माननीय अध्यक्ष जी, इन पंक्तियों को कहना चाहूंगा कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करवट बदली, अंगड़ा हिली, सोया हिंदुस्तान उठा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रभु श्री राम की अपनी जन्मभूमि में विराजित होने का यह पुण्य संयोग यूं ही नहीं आया है। लगभग 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा, कार सेवकों के रक्त से लाल सरयू की धारा, कोठारी बंधुओं के बलिदान की परिणति है। श्री राम मंदिर असंख्य राम भक्तों की भावना का भव्य स्मारक है। यह देश के बहुसंख्यक समाज की सहिष्णुता और धैर्य का प्रमाण है, जो अंततः
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था के तहत मूर्त रूप ले पाया है। ये वर्तमान पीढ़ी के हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है जिसने 22 जनवरी 2024 का दिन देखा है। यह सनातनियों की तपश्चर्या का पुण्य फल है। माननीय अध्यक्ष जी, आज राजा राम हर ओर छाए हुए हैं। जहां भी 4 लोग जुटते हैं वहां राम मंदिर की चर्चा होती है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता आज पराजित हुई है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई बता रहा है कि जनकपुर से कलेवा आया है, मंदिर में सोने के किवाड़ लग रहे हैं, एक मुस्लिम लड़की पैदल निकल गई है दर्शन को, कोई 65 लाख की खड़ाऊ लेकर चल दिया है, कोई 24 किलो का घंटा घुंघरू नगरी से आ रहा है, तो कहीं 108 फीट की अगरबत्ती आ रही है। हर जगह राम कथा शुरू हो गई है। अनपढ़ भी रामचरितमानस की चौपाई के साथ कथा चर्चा कर रहे हैं। गांव-गांव लोगों ने चंदा एकत्रित कर प्राण प्रतिष्ठा की शोभा यात्राएं निकाली हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं सोचता हूं कि जब सचमुच 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम वापस लौट रहे होंगे तो लगभग ऐसा ही माहौल रहा होगा। अयोध्यावासी भी ऐसी ही उछल कूद कर उत्सव की तैयारी करते रहे होंगे। कीर्तन हो रहा होगा, दिवाली मनाई जा रही है, देश में अभूतपूर्व उत्साह है। यही अयोध्या है, यही राम जी का देश है। 500 वर्ष पुराने घाव का उपचार हुआ है। आंदोलन से जुड़े लाखों लोगों में से जाने कितनों ने अयोध्या में अपनी बलि दी है। जो बच गए उनमें से अनेकों उस आंदोलन के बाद मंदिर बनने की प्रतीक्षा करते करते निकल गए। वे अयोध्या का वैभव लौटते देखना चाहते थे। महान दिग्विजयनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्री कल्याण सिंह जी, विष्णु हरि डालमिया जी, परमहंस रामचंद्र दास जैसे अनेकों नाम हैं। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे कि गर्जना करने वाले कवि विष्णु गुप्ता जी भी चले गए। आज स्वर्ग से बैठे पूज्य पितरों को का सपना पूरा हुआ है। जो दिन देखने की चाह के लिए हमारी लगभग 25 पीढ़ियां गुजर गई, वह अब आया है। अयोध्या के दिन बहुरे हैं, राम जी अब लौट आए हैं। माननीय नेता सदन श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने और संवारने का जो अभियान चलाया है, उसकी सुखद परिणति सामने आ रही है। श्री काशी धाम, श्री विंध्याचल धाम, देवी पाटन धाम, श्री धाम वृंदावन, श्री नैमिष धाम का कायाकल्प हो रहा है। हमारे तीर्थ स्थल अपने खोए वैभव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोक्ष प्रदान करने वाली भारत की 7 सबसे महत्वपूर्ण पुरियों में अयोध्यापुरी का उल्लेख होता है। भारतीय संस्कृति और यहाँ की परंपराओं को समेटे अयोध्यापुरी को स्कंद पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का स्वरूप बताया गया है। साथ ही इसे भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान होने का भी उल्लेख मिलता है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि अयोध्या की सड़कें साफ सुथरी थी, जिन पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था, पुष्प बिछाए जाते थे, राजभवनों का रंग सुनहरा था, कुओं में गन्ने के रस जैसा मीठा जल था, नगाड़े, मृदंग, वीणा आदि की ध्वनि से नगर सदैव गुंजायमान रहता था। माननीय अधिष्ठाता महोदया, आज अयोध्या धाम अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 31,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं संचालित कर उसे जल, थल और नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ा है। लगभग 5 सदी की प्रतीक्षा के बाद हमारे श्री रामलला अपने दिव्य नव्य भवन में विराजमान हो चुके हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा है, ब्रह्म की हैं 4 जैसी स्फूर्तियां, ठीक वैसी 4 माया मूर्तियां। धन्य दशरथ जनक पुण्योत्कर्ष है, धन्य भगवत भूमि भारत वर्ष है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। आज रामनगरी सतरंगी प्रकाश और मधुर संगीत के साथ रामलीलाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राजसी समारोहों से गुंजायमान है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी।
आज त्रेता युग के उस स्वर्ण काल की आभा प्रत्यक्ष दिख रही है। धार्मिक, आर्थिक और पर्यटन विकास की जो ज्योत यहाँ जली है वह पूरे विश्व को सराबोर करने वाली है। हजारों हजार वर्ष पूर्व की इस प्राचीन नगरी में समय का पहिया घूम रहा है। अयोध्या के पुनरुत्थान के जो सपने देखे गए थे वे साकार हो रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दिनों में महान संगीतकार स्वर्गीय रविंद्र जैन जी ने लिखा था और कहा था कि जिस दिन राम का भवन बन जाएगा उस दिन दुनिया में राम राज आएगा। राम भक्तों का हृदय मुस्कुराएगा, खिलकर कमल समान अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। आज वास्तव में रामराज साकार हो रहा है। ऐसा रामराज जहां कोई दीन, दुखी और दरिद्र ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर समाज के सभी वर्गों को संरक्षण दे रही है। आजादी के अमृत काल में प्रवेश के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जरूरतमंद तक, तबके के पास तक विकास की गंगा लेकर पहुंच रही है। रामराज में कोई भूखा नहीं, यह काम हम लोग कर रहे हैं। कोई इलाज से वंचित नहीं, हम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, कानून व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये सौभाग्य की बात है और कि भारत का छिपा हुआ सांस्कृतिक वैभव सामने आ रहा है। काशी की ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिल गया, नंदी की गवाही पूरी हुई। कहते हैं कि आतताइयों की फौज ने अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया था। ज्ञानव्यापी के महंत पन्ना कुएं में समाधिस्थ हो गए थे। सदियां बीती, युग बदला, नंदी दिन गिन रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी का कायाकल्प शुरू हुआ। एक दिन नंदी के शरीर को मां गंगा से आने वाली हवाओं ने छुआ। लगभग 352 साल बाद नंदी का आनंद लौटा, विश्वनाथ धाम की अलौकिकता लौट आई। पर नंदी अभी भी ज्ञानवापी तीर्थ की ओर देख रहे थे, महंत पन्ना को देख रहे थे। आज कुएं में समाधिस्थ महंत पन्ना मुस्कुरा रहे हैं। नंदी की प्रतीक्षा पूर्ण होने को है। ज्ञानवापी के व्यास के खाने में पूजा शुरू हो गई है। विश्वेश्वर पर कांवर से गंगा जल लाकर चढ़ाने को शिव के गण तैयार हो रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में ईज ऑफ लिविंग की चर्चा की है। आज आम जनमानस इसे अनुभव कर रहा है। गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके 6 करोड़ लोग इसके प्रमाण हैं। आज कोई भूखा नहीं मर रहा है। खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया में सराही जा रही है। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने भय मुक्त वातावरण तैयार किया है। डकैती, लूट, हत्या, बलवा, अपहरण, दुष्कर्म आदि मामलों में 2016 के मुकाबले 46 से 87% की कमी हुई है, जिसका विस्तार से उल्लेख माननीय श्री राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में किया है। अपराधियों के हौसले पस्त हैं।